दोस्तों नमस्कार। शिक्षा शक्ति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने मनोविज्ञान की श्रृंखला स्टार्ट की है। दोस्तों ये क्लासें उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कोचिंग नहीं कर पाते, जिनके पास में पैसों की कमी है। ठीक है दोस्तों, तो उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रामीण इलाकों से हैं उनके लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अधिगम की विशेषताएं। दोस्तों ये क्लासें रीट से संबंधित विद्यार्थियों के लिए लगाई जा रही हैं जो राजस्थान में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों रीट जल्द आने वाली है जैसे कि आपको पता है। ठीक है, तो अधिगम की आज विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, अधिगम का अर्थ हमने सबसे पहले क्लास में डिस्कस किया था कि अधिगम का जो संकीर्ण अर्थ होता है वो है सीखना, यानी किसी भी चीज को सीखना ही अधिगम कहलाता है। लेकिन व्यापक अर्थ में अगर हमने बात की थी तो व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही अधिगम होता है, और ये जो व्यवहार में परिवर्तन होता है ये स्थायी होता है ना। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो पहली विशेषता है अधिगम की वो है अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम दोस्तों एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया का संबंध दोस्तों मस्तिष्क से होता है। यानी कि दोस्तों हम कोई भी चीज सीखते हैं तो वो कहीं ना कहीं माइंड का प्रयोग करते हुए सीखते हैं, मानसिक स्तर पर सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई भी चीज सीख रहे हैं, चाहे पढ़ना सीख रहे हैं, मानसिक प्रक्रिया है, मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अधिगम पर मानसिक प्रक्रिया यानी कि मस्तिष्क का या बुद्धि लेवल का या आईक्यू का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा होगा वह उतना ही अच्छे तरीके से अधिगम कर सकता है या अच्छे तरीके से सीख सकता है। हमारी जो दूसरी विशेषता है वो है कि उद्देश्य पूर्ण होता है। यानी कि जो अधिगम होता है वो सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। यानी कि अधिगम अधिगम जैसे कि आप अधिगम कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो वो आप शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। एक प्रकार से आपके सामने शिक्षक भर्ती एक प्रकार से आपके सामने उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप मतलब अधिगम कर रहे हो। अगर आपको मैं बोल दूं कि आप आईएएस की तैयारी कर लो मेरे लिए, तो आप नहीं करोगे क्योंकि आपका ये लक्ष्य है ही नहीं और आपका ये उद्देश्य है नहीं। आपका उद्देश्य है शिक्षक बनना, तो शिक्षक बनने के लिए आप तमाम क्रियाएं कर रहे हो। ठीक है, तो सदैव अधिगम जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो हमारी विशेषता है वो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत का मतलब होता है दोस्तों जब से जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में वह मृत्यु को प्राप्त होता है तब तक वह अधिगम करता रहता है। कहीं ना कहीं वह सीखता रहता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें तो अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। क्रियात्मक प्रक्रिया को दोस्तों समझे तो प्रक्रिया यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम यानी अधिगम एक सक्रिय या क्रियात्मक प्रक्रिया है। यानी कि अधिगम के लिए हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों अगर हम नींद में हैं, नींद में हम कोई कार्य नहीं करते हैं, तो नींद में है तो नींद निकालते समय हम नहीं सीख सकते कभी भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोई ना कोई कार्य करते रहना पड़ता है हमें अधिगम के लिए, यानी सक्रिय रहना पड़ता है। सक्रिय रहते हैं तभी अधिगम होता है, निष्क्रिय रूप में अधिगम कभी भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अधिगम की अगली विशेषताएं सकारात्मक व नकारात्मक। यानी जो अधिगम होता है वो सकारात्मक भी होता है, वो नकारात्मक भी होता है। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक किस पर निर्भर करता है दोस्तों? समाज सापेक्ष प्रक्रिया। यानी अधिगम सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा वह समाज सापेक्ष, यानी जैसा समाज होगा वैसे ही बच्चा सीखेगा। अगर समाज में नकारात्मकता ज्यादा है तो वह नकारात्मक बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर समाज सकारात्मक है तो वह सकारात्मक बातें करेगा। इसी प्रकार से अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। दोस्तों अगली जो विशेषता है अधिगम की वो है अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब होता है कि दोस्तों जैसे बच्चा जन्म लेता है, रोना उसका स्वाभाविक प्रक्रिया है, रोना उसको सिखाना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से वह मलमूत्र त्यागना यह भी उसको सिखाना नहीं पड़ता है। ठीक है, रोते हैं तो आंसू का आना यह भी उसको सिखाना नहीं पड़ता। तो दोस्तों यह अधिगम जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रकार से रोना, मलमूत्र त्याग करना, उसी प्रकार से ठीक है उस प्रकार से स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें सीखने के लिए कोई आपको क्रिया नहीं करनी पड़ती है, विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अधिगम जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। यानी स्वभाव से हम नहीं सीखते हैं, शुरू से ही नहीं सीखते, लेकिन इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, सक्रिय रूप से रहना पड़ता है, तभी हम सीख सकते हैं। जन्म से बच्चा नहीं सीखता है ना, जन्म से ही सभी कुछ सीखकर पैदा नहीं होता, उसे सीखना पड़ता है ना। तो दोस्तों अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो अधिगम कई विधियां सम्मिलित होती है। यानी अधिगम करते समय अभी हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें हमने अधिगम के पक्ष और अधिगम की विधियों के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था, उसमें हमने समझा था कि अधिगम में बहुत सी विधियां होती है, जैसे अनुकरण के द्वारा भी सीखते हैं,
उसके बाद में सोच के द्वारा भी सीखते हैं, प्रयत्न और भूल के द्वारा भी सीखते हैं। तो ये इन विधियों की हमने चर्चा की थी। इसका मतलब है कि अधिगम में कई विधियां सम्मिलित होती हैं, यानी कई प्रकार से हम सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अधिगम की अगली विशेषता है कि अधिगम परिवार, अध्यापक, मित्र मंडली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी दोस्तों इन तीनों की अधिगम के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे परिवार बालक की प्रथम पाठशाला कहलाता है, तो परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और परिवार में भी माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद में अध्यापक और मित्र मंडली, यानी कि जैसा मित्र मंडली जैसी उसकी संगत होगी वैसे ही बच्चा सीखेगा, उसी प्रकार से वह व्यवहार करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इनका भी अधिगम में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और इनके द्वारा भी अधिगम होता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। हमारी पहली क्लास में हमने देखा था कि अधिगम क्या होता है। अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। गिलफोर्ड ने परिभाषा दी कि अधिगम व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन है। तो इस प्रकार से दोस्तों अधिगम एक प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है कोई भी चीज सीख करके, तो आप अधिगम कर रहे हो, आप सीख रहे हो। ठीक है, तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके बाद में दोस्तों इसको एक और उदाहरण से समझाऊं तो जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने 2 साल तक एसटीसी या बीएड की, तो उसमें दोस्तों आपने प्रशिक्षण लिया। उसमें हमने देखा था कि अभ्यास, प्रशिक्षण, इनके द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो प्रशिक्षण आप लेते हो तो आपके व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से आया कि आपने सीखा होगा वहां पर कि आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है। मनोविज्ञान वहां पर कुछ टॉपिक आपने वहां पर पढ़े होंगे, सीखे होंगे कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना। तो आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आया कि मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ये चीजें आपके व्यवहार में परिवर्तन आए। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों अगला जो अधिगम का हमारी विशेषता है वो है विकास के सभी पक्षों से संबंधित। यानी कि जो अधिगम होता है वो विकास के सभी पक्षों से संबंधित होता है, चाहे वो मानसिक पक्ष हो, अभी हमने देखा था मानसिक प्रक्रिया है, मस्तिष्क से हम सीखते हैं। उसी प्रकार से चाहे वो नैतिक प्रक्रिया हो, यानी कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, ये सभी चीजें नैतिक पक्ष के अंतर्गत आती हैं। उसी प्रकार से सामाजिक पक्ष, यानी कि बच्चे को समाज में कैसे रहना है, कैसे आचार व्यवहार करना है, कैसे खाना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे बोलचाल बोलना है। ठीक है, तो वो सभी चीजें यानी विकास के सभी पक्षों से संबंधित रहता है अधिगम। ठीक है, अधिगम यानी कि सभी, चाहे वो नैतिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे वो मानसिक पक्ष हो, चाहे वो दूसरे पक्ष जितने भी हैं, वो सभी से अधिगम संबंधित रहता है। यानी कि अधिगम में वे सभी पक्ष सम्मिलित रहते हैं। उसके बाद में दोस्तों अधिगम की जो अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता है वो है पूर्व ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका। यानी अधिगम के अंतर्गत पूर्व ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि दोस्तों अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपके कोर्स में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले आपने 10वीं तक की क्लासों में पढ़ चुके हैं। चाहे वो हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की बात करें, गणित में कुछ टॉपिक हैं वो आपने 10वीं क्लास तक लगभग सारे टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, अगर वहां पर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो कहीं ना कहीं वो पूर्व ज्ञान आपके अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें अधिगम में पूर्व ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि अगर आपको पूर्व ज्ञान उस चीज के बारे में हो और अगर नए अधिगम नई चीजें सीख रहे हो तो उसमें उस पूर्व ज्ञान का अनुभव सम्मिलित रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसके बारे में हमने आज बात की है। ठीक है दोस्तों, इन सभी को आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। दोस्तों आज हमने अधिगम की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी उसके बारे में देखा था। ये मनोविज्ञान की क्लास से आपके लिए कैसी, मतलब आपको कैसी लग रही है, उसके बारे में आपको कमेंट करके भी बताना कि सर मुझे अच्छी लग रही है या इसमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका हम यहाँ पर समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो आप टॉपिक लिख रहे हो, जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको अच्छी प्रकार से याद रहेंगे और एग्जाम में भूलोगे नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप नहीं लिख सकते हो या आपको टाइम नहीं है, जैसे कि महिलाएं होती हैं उनको घर के अन्य कार्य भी करने होते हैं, वो नहीं लिख सकती, तो दोस्तों आपको ये नंबर दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाई लिखकर भेजना है और एसएससी क्लासेस आपको लिखकर टाइप करना है और लिखना है कि मुझे मनोविज्ञान के नोट्स चाहिए। तो जैसे जैसे आपको क्लासें पढ़ाई जाएगी वैसे वैसे उसमें नोट्स आते जाएंगे, यानी ये ऐसे कि ऐसे उसमें नोट्स टाइप में आते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।